कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में या मीडिया का रोल के बारे में, तो एक जर्नल कुछ आप बताना चाहें तो दर्शकों को बता सकते हैं और उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। वैसे तो आप सबको पता है कि मीडिया का रोल क्या है। मीडिया को लेके बहुत सारी आलोचनाएं भी इस दृष्टि से होती हैं वो कहीं भटक सा गया है। ये डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग वैसी न्यूज़ कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे वो। तो लेकिन बाद में जब आपने एक्सप्लेन किया तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो गई। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार जो रिपोर्टर है, अगर उसके मन में एक चीज़ समझ में उसको आ गई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं केवल पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और आपसे सुनना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनजीओ सेक्टर में सब कुछ जुड़ा होता है रिसोर्स से, और रिसोर्स आता है डोनर से। तो क्या डोनर अट्रैक्शन में भी ये मीडिया कवरेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्या? बहुत कुछ बदला है मीडिया के कैरेक्टर में, और जो एक समय आलोचना की जाती थी कि नाग नागिन केवल दिखा के मीडिया अपना टीआरपी लाता है, तो अब मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में हमारा मीडिया भी मैच्योर हुआ है। और आप देखेंगे कि जो 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है मीडिया में रिपोर्टिंग का। हम ब्रांड की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग तो पहले ही कान बंद कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, ये तो मल्टीनेशनल्स का काम है। जो डोनर्स हैं उन तक अपनी उन चीज़ों को पहुंचाना है जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो और वास्तव में हम जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो इस्टेब्लिश हो। और इन दोनों में ही डिजिटल मीडिया की भूमिका बहुत प्रमुख हो सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में, डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। यहाँ पर हम बात करते हैं नए नए मेहमानों से, नए नए एक्सपर्ट से, विषय विशेषज्ञ से। और हर महीने, जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में एक विषय होता है और एक विषय विशेषज्ञ होते हैं जिनके साथ हम वार्तालाप करते हैं। आज भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2025 आप सबका मंगलमय हो। ये साल आने वाले समय में, पूरे साल में हम एक अच्छा काम करें। डेवलपमेंट गोल्स हों या फिर आपके जो इनिशिएटिव्स हैं जो आप अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं या जिन विषयों पर आप काम कर रहे हैं, उन सभी में आपको सफलता मिले। ऐसे ISRN परिवार की तरफ से मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज मुझे ये साझा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज ये एनजीओ क्लिनिक, ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का आज 12वां एपिसोड है और हम 1 साल अब पूरा करने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से, जो आपने हमें अप्रिसिएशन भेजे, जो आपने हम सब के साथ एक रिश्ता जोड़ा है इन 12 पॉडकास्ट एपिसोड के माध्यम से, उन सब में एक कहीं ना कहीं हम सबको एक शक्ति मिली है और आपका प्रोत्साहन ही है जिसके कारण हम ये सब कर पाते हैं। और जैसा मैं बताना चाहता हूँ, जो आज नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट पहले नहीं देखा, उनके लिए ये जानकारी है कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम एक सब्जेक्ट पे हर महीने एक बात करते हैं। उस सब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे साथ एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, आपसे जुड़े सवालों का जवाब देते हैं और उन सवालों के माध्यम से कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याओं को एड्रेस कर पाएँ, उनके बारे में समाधान, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएँ। और इसी कोशिश को जारी रखते हुए आज का जो हमारा 12वां एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सब्जेक्ट पर बात नहीं होती है और जिन विषय पर हम बात करने आए हैं आज, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने वो विषय रखना चाहूँगा कि हम सब डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, या बहुत सारे लोग मीडिया को उपयोग करते हैं लेकिन पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो मीडिया से जुड़ा हुआ है और जो टॉपिक है, जो टैगलाइन है, जो आप सबके सुझाव हम सबके पास आए और जो आप लोगों ने प्रश्न हमसे पूछे इस विषय को लेकर, उन पर आधारित आज के सब्जेक्ट का जो अगर मैं कहूँ तो विषय की जो टैगलाइन है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है मीडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी फॉर नॉन प्रॉफिट सक्सेस। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए
आपको मालूम है कि मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर्स में के लोग जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और मीडिया के लोग बाद में डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। लेकिन एक दूसरे के कामों को समझना और उनको उनसे आगे लेके जाना, ये एक कला है और उस कला को कैसे क्रैक किया जाए, डिकोड किया जाए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिनको आप सब जानते हैं, मीडिया सेक्टर में उनका 25 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है, मिस्टर भुवन भास्कर आज हमारे बीच में हैं। Mr. Bhuvan Bhaskar is a seasoned, hardcore professional with the 25 year of experience in media and corporate sector. He has worked as an anchor and editor for CNBC Awaaz, जी बिजनेस, सहारा समय नेटवर्क एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। और जैसा मैंने दोस्तों बताया कि पिछले 25 वर्षों में आपने कई कॉरपोरेट घरानों में काम किया है, जिनमें से प्रमुख रूप से NCDX में आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहे, जहां पर आपने CSR कम्युनिकेशन के लिए कई टीवी शो कई काम किए। फिर साथ में आपने DD किसान के लिए कई टीवी शोज़ बनाए, प्रोड्यूस किए, और आपने महाराष्ट्र में द्वारा होल्डिंग के माध्यम से अमरावती अन्न क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड स्थापित किया, जिससे 6000 से ज़्यादा किसान जुड़े। वर्तमान में आप रायपुर आधारित एक एग्री स्टार्टअप, जिसके आप CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और ये कंपनी हाईटेक फार्मिंग, टिश्यू कल्चर एंड एग्री नॉलेज मैनेजमेंट पे काम करती है। जैसा कि मैंने साथियों कहा कि हमारे साथ आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस विषय के बहुत ही एक्सपर्ट मैं कहूँ तो सही होगा, और विषय को समझते हैं, विषय में उस इंडस्ट्रीज़ में आपने काम किया है, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स चाहिए या जो सलाह चाहिए या जो एडवाइस चाहिए, वो आपसे आज हम लोग डिस्कशन में निकालने की कोशिश करेंगे। मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मेहमान भुवन भास्कर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। भुवन जी नमस्ते, आप हमारे एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आए, आपने अपना समय दिया, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि भुवन जी, इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं, तो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है मैं आपसे करूंगा और फिर हम लोग एक एक सवाल आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं सवालों का एक सिलसिला शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में या मीडिया का रोल के बारे में, तो एक जर्नल कुछ आप बताना चाहें तो दर्शकों को बता सकते हैं, और उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। जी, मेरे बारे में तो पहले ही आप काफ़ी कुछ बता चुके हैं, तो मीडिया के रोल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इनफैक्ट मीडिया का रोल जब हम NGO के संदर्भ में या जब नॉन प्रॉफिट की जो हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो आप सबको पता है कि मीडिया का रोल क्या है। मीडिया को लेके बहुत सारी आलोचनाएं भी इस दृष्टि से होती हैं कि मीडिया का जो सरोकार है वो कहीं भटक सा गया है, लेकिन उसमें मीडिया को हम दोष दें, इससे बेहतर है कि जो भी मीडिया का स्ट्रक्चर आज के समय में है, हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी, रणनीति ये होनी चाहिए कि उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और कैसे अपनी बातों को, अपने काम को लेके हम समाज के सामने मीडिया के माध्यम से लेके जा सकते हैं। तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा, और मुझे लगता है कि हम लोगों की जो बातचीत होगी अगर वो भी उस दिशा में ही चलेगी तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। ज़्यादातर वैसा ही रखा है जी, जिससे कि बातों ही बातों में चीज़ें निकल कर आए। तो मेरा पहला सवाल है भुवन जी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया है उसमें अगर हम देखते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्रूशियल स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए मीडिया इंटरवेंशन या मीडिया एंगेजमेंट के लिए? देखिए, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो, और मीडिया स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो पहले तो हमको मीडिया है क्या इसको थोड़ा समझना होगा और उसका एक डाइसेक्शन करना होगा, हमको उसका कैटेगराइजेशन करना होगा, और जो मीडिया है उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे मीडिया का स्वरूप पिछले 20 सालों में देखा जाए तो बिल्कुल 360 डिग्री से चेंज हुआ है। 20-25 साल पहले मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर होता था, फिर 20-25 साल पहले से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मीडिया का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो गया, और पिछले अगर करीब 8 से 10 सालों में देखें तो अब डिजिटल मीडिया जो है वो
एक तरह से कहा जाए तो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन दोनों पे हावी है। हावी कहने का मतलब ये है कि जो नैरेटिव है वो डिजिटल मीडिया सेट करता है और उसको पीछे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो पारंपरिक अपना जो प्रिंट मीडिया है वो उसको बहुत हद तक फॉलो करते हैं। तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ये स्ट्रैटेजी भी हमको इस मीडिया के अलग अलग जो स्वरूप है उसको समझ के बनाना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें पारंपरिक मीडिया, जो सबसे पारंपरिक मीडिया है जो प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के साथ जो जर्नल्स भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं, तो आपको समझना होगा कि उनको चाहिए क्या, उनका खुराक क्या है, उनको अपने अस्तित्व के लिए किस तरह की न्यूज़ चाहिए या स्टोरीज चाहिए, और ये करना होगा कि हम उनको उस तरह की स्टोरीज या न्यूज़ बना के फीड करें ताकि वो उसको लें। ये जो मैं शुरू में कह रहा था भूमिका के बारे में बात करते हुए कि बनिस्पत इसके कि हम उनकी आलोचना करें कि वो सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेते हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को लेते हैं हमको अपनी कहानी उस तरह से बना के वहाँ पे लेके जाना चाहिए। ये कोर स्ट्रैटेजी है। अब आप जब बात करेंगे न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के लिए कुछ बहुत मोटा मोटे चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेस रिलीज है, तो प्रेस रिलीज आप कर सकते हैं अगर आपने कोई भी ऐसी आपने उपलब्धि हासिल की है या कुछ नया ऐसा आप करने जा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि जानने लायक है और या तो लोगों की रुचि हो सकती है उसमें, तो आपको प्रेस रिलीज करना चाहिए। अब इसके भी कुछ अलग वर्गीकरण हो सकते हैं कि प्रेस रिलीज मैंने देखा है कि बहुत सारे एनजीओज़ के जब प्रेस रिलीज आते हैं मीडिया हाउसेज में, तो वो ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए हो, लेकिन प्रेस रिलीज जिस तरह से लिखी जाती है आपको उस चीज़ को समझना होगा कि जो वहाँ डेस्क पर बैठा होता है उसके पास दिन भर में शायद 5000 स्टोरीज आती हैं, तो वो उनको एक नज़र में देख के शॉर्टलिस्टिंग करता है उसकी। तो आपको कैसे प्रेस रिलीज को लिखना चाहिए, हो सकता है कि आपने काम बहुत अच्छा किया है लेकिन आपने जिस तरह से शुरुआत की है कि वो पहली नज़र में वो प्रेस रिलीज रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक समझने की बात है कि प्रेस रिलीज को कैसे लिखा जाए, उसमें क्या लिखा जाए, क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है कि प्रेस रिलीज में ऑर्गेनाइजेशंस वो चीज़ें लिखते हैं जो वो कहना चाहते हैं। आपको वो नहीं लिखना है जो आप कहना चाहते हैं, आपको वो लिखना है जो लोगों तक आपको जो बात पहुंचानी है वो लिखना है, जो लोगों के जानने लायक है केवल वो लिखना है। हो सकता है कि आपने बहुत महान काम किया हो लेकिन वो लोगों को जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी छोटे से छोटे में, क्योंकि अखबारों में बहुत सीमित जगह होती है, तो आपको केवल अपनी बात कहनी चाहिए। बात कैसे कहनी है वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी, अगर प्रिंट मीडिया में आप आएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल हो जाता है, तो इवेंट आप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक एनजीओ हैं, आपने 10 किसान संस्थाओं के साथ कुछ काम किया है, तो आप एनुअल इवेंट कर सकते हैं जिसमें उन 10 किसान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं साल भर में, उनको आप एक जगह पर ला के किसानों को उसमें कुछ आप उनके लिए पुरस्कार रख सकते हैं, कुछ एक आप इवेंट बना सकते हैं। तो वो इवेंट में आप अपने आसपास के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, उनको आप बुला सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है। साथ में एक स्ट्रेटजी और मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पर अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम जो होता है बड़ा महंगा काम है। कैमरा पर्सन होते हैं, जो कैमरे होते हैं वो महंगे कैमरे होते हैं और वो सीमित होते हैं। मतलब एक न्यूज़ चैनल के पास भी शायद 30-35 कैमरा पर्सन और कैमरों की टीम होती है। अगर दिन भर में 300 जो घटनाएं हो रही हैं तो उन सब जगहों पर वो नहीं भेज सकते हैं कैमरा और कैमरा पर्सन। तो हो सकता है कि आपका जो कार्यक्रम हो वो उनकी प्राथमिकता में ना आए, वो कोई नहीं आए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कार्यक्रम की छोटे से 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बना के आप उनको भेज सकते हैं। न्यूज़ चैनल के ट्विटर अकाउंट पे जाके उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक डिजिटल मीडिया की भी स्ट्रेटजी आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारी जो मीडिया है आपको थोड़ा सा, मतलब इसमें एक हो सकता है इसको देखना पड़ेगा आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि जो NGOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए कॉस्ट बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि अगर किसी भी तरह से कोई आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकें, मान लीजिए कि
ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसे से ही हायर करना है। आप चाहें तो अपने आसपास के कोई पत्रकारिता का संस्थान हो, वहाँ जाके आप विभाग में बात कर सकते हैं। कुछ बच्चे वहाँ से आप लेके उनसे मदद ले सकते हैं, डीन से वहाँ बात करके। तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एक वीडियो बना रहे, एक प्रोग्राम अगर 6 घंटे चलता है तो आप 2 मिनट का वीडियो उसमें से कैसे बनाएंगे, वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप एक पेशेवर उसमें मदद आपको लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इनका और विस्तार किया जा सकता है। निश्चित तौर पे पॉडकास्ट में हम लोगों के पास समय की कुछ मर्यादा है, तो बहुत गहराई में हम जाके नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हम बना सकते हैं अलग अलग मीडिया को ध्यान में रखते हुए, और उससे निश्चित तौर पे अपनी कहानी हमें कहने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही जब आपने एक बार कहा कि आप भी उसकी तरह न्यूज़ ऐसी बनाइए जो मीडिया के लोग आएँ और देखें, तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे लगा कि ये डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग वैसी न्यूज़ कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे वो। तो लेकिन बाद में जब आपने एक्सप्लेन किया तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो गई, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके जो डेवलपमेंट सेक्टर के काम हैं उनको कैसे लोगों के बीच में ले जाना है। तो आपको उसको सेंसेशनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कैसे आर्टिकुलेट किया जाए कि आपकी बात को जो लोग हैं, जो रीडर है, देखिए मीडिया में जो भी छपता है या कवर होता है वो इसलिए होता है कि उसके रीडर, उसको पढ़ने वाले पढ़ सकें, इंटरेस्टिंग हो और उनकी रुचि उसमें जगे। तो उसको थोड़ा रुचिकर अगर हम बनाएंगे, जिसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि जो आपने कहा इतने अच्छे डिटेल से, उनमें ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी भी न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ जो इसको लोग पढ़ना चाहेंगे, ऐसी बन के आएगी। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और जोड़ दूं कि मीडिया से जब आप बात करते हैं या जब मीडिया स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो मीडिया के साथ इंगेज करने के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जैसे आप स्ट्रेटजी अपनी ऐसे मत बनाइए कि बस हमको एक स्टोरी कहलवा लेनी है या एक स्टोरी छपवा लेनी है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उस एरिया में जो भी स्ट्रिंगर्स होते हैं, अगर आप छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, टियर 3 टियर 4 सिटी में, या आप गाँवों में काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंगर्स होते हैं, बड़े शहरों के आसपास काम कर रहे हैं तो रिपोर्टर्स भी होते हैं, एडिटर्स भी होते हैं। तो आप बिना किसी खास मकसद के भी, एक जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी खास मकसद के, मतलब कई बार होगा कि जैसे कुछ भी ऐसा छपने वाला कोई काम नहीं है वहाँ भी आप उनको मित्रता के नाते मित्र बनाइए, उनको बुलाइए, उनको चीज़ों को दिखाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार जो रिपोर्टर है, अगर उसके मन में एक चीज़ समझ में उसको आ गई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं केवल पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी रुचि का विषय हो जाएगा। वो कुछ भी होगा तो उसमें आपकी चीज़ों को वो डालेगा। जब भी कोई दूसरी स्टोरी भी अगर वो कर रहा होगा जो डेवलपमेंटल सेक्टर से है, तो उसमें आपकी बाइट लेगा या आपके जो NGO है उसके काम का हिस्सा वो उसमें प्रदर्शित कर देगा। तो जो स्ट्रैटेजी होगी वो मित्रता आधारित, मीडिया के साथ एक मित्रता, एक संबंध कायम करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि बस जब काम है तो गए और जाके उसको सूचना दे दी और चले आए। तो उसमें फिर आपकी जो छपने की या दिखने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे एक साथ 3 सवालों के जवाब दे दिए, तो मेरे क्वेश्चंस कम हो गए। मैं इतना डिटेल में आप गए कि एक साथ 3 चीज़ें कवर हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैंने कहा ये इतनी अच्छी चीज़ फ्लो में जा रही है तो जाने दें। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो इसी 3 सवालों के बीच में एक था, लेकिन आपने उसको टच किया है कि जब हमने पिछले एपिसोड में हमारे नेटवर्किंग पे बात भी की थी, लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग, जो आपने कहा कि आप सिर्फ जब न्यूज़ कवरेज हो तभी मीडिया इंडस्ट्री को या उनके जुड़े हुए लोगों को मत बुलाइए, आप नॉर्मल भी बुलाइए। वो बात जो आपने कही वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिलेशनशिप उस एरिया में, अगर उस एरिया के इन्फ्लुएंसर्स, स्टेक होल्डर्स, जो इस तरह के लोग हैं, उनसे होगी, तो आपकी मार्केटिंग वो खुद करेंगे।
और जैसे आपने कहा कि जब आप उनको रेगुलर बुलाते रहेंगे तो वो आपके काम से, अगर उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति, जैसा आपने कहा कि वो पब्लिसिटी नहीं चाहता, वो रियल में काम कर रहा है और उसके काम को लोगों के सामने लाना है, तो हो सकता है कई बार वो आपसे बिना पूछे भी आपकी स्टोरी को वो डालें। तो इस तरह के बहुत सारे आप पढ़ते हैं और ये अच्छी बात आपने कही। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और आपसे सुनना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनजीओ सेक्टर में सब कुछ जुड़ा होता है रिसोर्स से, और रिसोर्स आता है डोनर से। तो क्या डोनर अट्रैक्शन में भी ये मीडिया कवरेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनजीओज जो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार उनके अंदर, हम बात तो कर रहे हैं मीडिया स्ट्रेटजी की, लेकिन उल्टा ये होता है कि मीडिया एवर्जन होता है उनके अंदर। उनको उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। एक ये सोच भी हो सकती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों अपना काम दिखाना है, मैं तो काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दिखाने से मतलब नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न इसलिए भी हो सकता है कि सामने वाले को लगता है कि अच्छा, मीडिया तो केवल, हालांकि अब पिछले 10 साल में भी बहुत कुछ बदला है मीडिया के कैरेक्टर में, और जो एक समय आलोचना की जाती थी कि नाग नागिन केवल दिखा के मीडिया अपना टीआरपी लाता है, तो अब मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में हमारा मीडिया भी मैच्योर हुआ है। और आप देखेंगे कि जो एक दौर बीच में आया था कि बहुत ही हल्की, बहुत ही घटिया किस्म की खबरें प्राइम टाइम में दिखाई जाती थी टीआरपी के लिए, वो दौर अब पीछे छूट गया है। तो बहुत बार ये आपको लगता है एनजीओ चलाने के नाते कि नहीं, मीडिया तो केवल ऐसी ही चीज़ों, वो हमारे जो काम है उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको फॉलो ही नहीं करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सारी चीज़ें जो हटा के, और आपको मीडिया से, जो बात हम कर रहे थे कि मीडिया से रिलेशन डेवलप करना चाहिए, और जो जहाँ तक रिसोर्स की बात है, तो रिसोर्स में जब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आप मीडिया से इंगेज करते हैं ना, तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी परसेप्शंस मैं कहूँगा कि हैं मीडिया को लेके, जो बहुत बार सही नहीं हैं। जैसे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मीडिया वाले गिफ्ट लेके ही कुछ चीज़ें छापते हैं, या मीडिया को आप कुछ फ़ायदा देंगे तभी, हो सकता है वो भी हो, लेकिन वो कब होता है जब आपके काम में वर्थ नहीं है। लेकिन जब आपके काम में वर्थ है ना, और जब मीडिया का कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति आके देखता है, तो आप यकीन मानिए उसकी अपनी अंदर से इच्छा होती है कि इस चीज़ को फैलाया जाए, इस चीज़ को। और इसीलिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि वो कोई दूसरी ही स्टोरी कर रहा होता है, लेकिन उसमें भी अगर उसको ये गुंजाइश लगती है तो वो आपको फ़ोन करके आपसे पूछेगा कि हाँ, आप क्या कर रहे हैं, आप भी बताइए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ, और वो आपके स्टेटमेंट को भी वहाँ जगह देगा, आपके काम को भी वहाँ पे जगह देगा। तो इसलिए इस लिहाज से इस चीज़ को सोचना चाहिए। और ये डोनर मोबिलाइजेशन में भी मदद करेगा। तो डोनर के लिए क्या होता है कि देखिए, डोनर की समस्या समझिए। डोनर के पास पैसे हैं, उसको वो पैसे देने हैं, लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं, आपके अगल बगल में एक एनजीओ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 4 एनजीओ ऐसे भी हैं जिन्होंने एनजीओ का काम ही इसलिए बना रखा है कि उनको एनजीओ के नाम पे दूसरे काम करने होते हैं। तो जब जो डोनर है उसकी ये बहुत चिंता होती है, क्योंकि मैं अपना पैसा दे रहा हूं किसी एनजीओ को, तो मैं क्यों अपना पैसा दे रहा हूं? इसलिए कि मेरा अपना कन्विक्शन है, या मेरी अपनी एक इच्छा है कि मेरे माध्यम से समाज में कुछ अच्छा काम होना चाहिए। तो अगर मेरे पैसे दिए हुए पैसे से अगर जो टारगेट हमारा ऑडियंस है उस तक वो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो ये मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है एज ए डोनर। तो इसलिए डोनर को कहीं ना कहीं से कुछ, जिस भी एनजीओ को वो शॉर्टलिस्ट करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसको रिव्यू करता है, तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ आश्वासन चाहिए होता है, उसको कहीं ना कहीं से एक क्रेडिबिलिटी की एक गारंटी चाहिए होती है कि क्या क्रेडिबिलिटी है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं मीडिया की, बहुत सारी मैं बार बार देखता हूं, और इन जनरल एक नॉर्मली किसी से आप बात करेंगे तो मीडिया को लेके बहुत निगेटिविटी है, लेकिन फिर भी चर्चा तो आप मीडिया की न्यूज़ पे ही करते हैं। आप मानते हैं कि, और जब मीडिया में ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें आती हैं, दिखती हैं, तो उसका असर होता है।
जो डोनर है उसके पास एक उसको भरोसा मिलता है कि हाँ ये चीज़ें फील्ड में ये हम जो देख रहे हैं वहाँ पर ऑथेंटिसिटी है। तो जो ये वाला एक एंगल है ना ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी की, इसके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है मीडिया में जो इस तरह के कवरेज आते हैं। आपकी काम को वैलिडेशन मिलता है उसको विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और निश्चित तौर पे डोनर हो सकता है कि डोनर सेकेंड और थर्ड लेवल की अपनी इंक्वायरी करे, लेकिन फर्स्ट लेवल की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें इस प्रकार की जो मीडिया में कवरेज होगी उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। अब इसका एक उल्टा सवाल है कि आज के समय में मीडिया के एक नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक की बात की, डिजिटल की बात की। डिजिटल में भी सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है जो एक्स है, और साथ में फेसबुक, इंस्टा, ये सारे। तो जो करना चाहिए वो आपने बताया, लेकिन अभी क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं जो आप बताना चाहेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए या किस चीज़ों में अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए? तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं फॉर दिस वेरियस प्लेटफॉर्म? मैं आपको मीडिया इनसाइडर के तौर पे ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब मीडिया में कोई भी रिपोर्टर, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने दूरदर्शन किसान चैनल के लिए देश में करीब 5 साल में 150 से 200 स्टोरीज़ मैंने कवर की हैं। उन जगहों पे ग्राउंड पे देश भर में, देश के करीब 25-26 राज्यों में ग्राउंड पे जाके और वहाँ पे फार्मिंग रिलेटेड जो अलग अलग एंगल्स की स्टोरीज़ मैंने कवर की हैं। तो मैं आपको उस अनुभव से बता सकता हूँ कि जब हम लोग स्टोरीज़ स्काउट करते थे, जब हम लोग खोजते थे स्टोरी, तो नेचुरली जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो वो जो ट्रेडिशनली जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ की सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो इस प्रकार का कॉलम चलाते हैं कि जहाँ पॉजिटिव कुछ जो फार्मिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आती हैं। तो हम लोग खोजते थे उसमें, और खोजने में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की चुनौती होती थी, जो चैलेंज होता था, वो ये होता था कि कहीं, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जब हम कहीं जाते थे शूट करने के लिए तो पूरी टीम के साथ एक जगह जाने और शूट करके आने, पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है, तो उन सब को मिला के करीब 50 से 60 हज़ार रुपये हमारे खर्च होते थे। तो हमारे लिए ये इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता था कि हम जाएं और जाने के बाद वहाँ पर हमको ये दिखे कि नहीं, ये स्टोरी तो वो थी ही नहीं जो वहाँ पर लिखी हुई थी, ये तो सब कवरअप है या उसको बनावटी बनाया गया है। और ऐसा हुआ भी है। वो हमारा मथुरा हम लोग गए थे एक स्टोरी करने के लिए, और वहाँ वो स्टोरी थी ही नहीं जो सज्जन थे उनकी, जबकि हमने एक लीडिंग देश के प्रमुख न्यूज़पेपर में, अखबार में उनकी स्टोरी पढ़ी थी और इसलिए हम गए थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ कोई स्टोरी नहीं थी। उन्होंने तंबू लगा के बढ़िया हमारे स्वागत का इंतज़ाम किया था और लोगों को बुला लिया था, करीब करीब 20-25 मेला जैसा लगा लिया था, और वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, इसलिए कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ था हम वो स्टोरी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम कहते हैं क्या नहीं करना चाहिए, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको कि अगर आपने मीडिया का भरोसा खो दिया तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ होगी, जिसकी कभी भी फिर मीडिया में कवरेज में आपको दिक्कत होगी। और भरोसा कैसे आप खो सकते हैं? आप कभी भी मीडिया के सामने ये मत सोचिए, क्योंकि जो देखिए मीडिया में जो भी आपके से बात कर रहा है या जो रिपोर्टर है, वो आपके यहाँ आने से पहले भी 5-7 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल वही काम कर रहा है। आपके जैसी और 50 स्टोरीज उसने देखी हैं, 50 तरह के लोगों से वो मिला है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप उसको अपनी बातों से बहला लेंगे। वो आपके 4 लाइनें बात करके या 5 मिनट बात करके ना उसको समझ में आ जाता है कि आपकी बात में कितना दम है, आपकी स्टोरी में कितना दम है, आप जो बता रहे हैं वास्तव में वो चीज़ें उस तरह से हैं या नहीं हैं, जो बेनिफिट्स आप जो बता रहे हैं कि जिनको पहुंचा है वो वास्तव में पहुंचा है कि नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि मीडिया में गलत फैक्ट्स देने की कोशिश मत कीजिए। चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, इसलिए कि वो पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के आप बोलेंगे तो बढ़ा चढ़ा के चला जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो सामने। लेकिन उससे क्या होगा कि जो मीडिया का जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कि आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो आप में उसका भरोसा ख़त्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, तो जो सही बातें आप कह रहे हैं उस पर भी फिर शंका होगी, और या तो वो फिर अगर मजबूरी है तो स्टोरी को छोटा सा करके कहीं लगा के अपनी काम ख़त्म कर देगा, या अगर उसके पास विकल्प होगा तो
वो आपको बिल्कुल हटा देगा आपकी स्टोरी को। तो इसीलिए नहीं करने में ये है कि आप कभी भी छल करने की कोशिश मत कीजिए, कभी कोई गलत डेटा देने की कोशिश मत कीजिए, कभी कोई गलत सूचना उसको फीड करने की कोशिश मत कीजिए। जो कुछ है जैसा है उसको दिखाइए, बताइए, उसमें से जो न्यूज़ वर्दी होगा उसको वो लेके आगे जाएगा। दूसरा एक चीज़ और भी है जो मुझे आपकी बात से ध्यान में आया कि कई बार जैसे स्मॉल सिटीज़ में तो ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में है जहाँ पर सारे मीडिया हाउसेस हैं। तो कई बार एज अ ऑर्गेनाइज़र या एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप जब लोगों को इनवाइट करिए तो कॉमन इनवाइट करिए। अगर आप किसी एक मीडिया हाउस के साथ टैग हो गए तो हो सकता है कि बाकी मीडिया हाउस आपको इग्नोर करें। तो वो भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन्विटेशंस या जो कहते हैं कि हॉस्पिटलिटी है वो सेम रखनी चाहिए। हमें किसी एक दो हाउसेस के साथ टैगिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें दो बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप मीडिया जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज़ को ये समझिएगा कि जब जो एनजीओ है, जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, उसमें आम तौर पे ऐसा नहीं है कि सारी मीडिया उसको कवर करती हैं। जो बहुत रिसोर्सफुल मीडिया है, जो जिनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अग्रणी जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्हीं में से कुछ हैं जो इस तरह की कहानियाँ शेयर करते हैं। और जो दूसरा लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो बिल्कुल लोकल हैं या कहें कि हाइपर लोकल हैं, उनको वहाँ पे ये शेयर होता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो जैसा संतोष जी ने कहा कि आप कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा किसी को दिखे कि आप किसी एक मीडिया के साथ ज़्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैं आपको ये बताऊं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 3 मीडिया में मित्र हैं और आप किसी एक को कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आप दे देते हैं, बड़ी न्यूज़ मतलब मान लीजिए कि कोई चीफ मिनिस्टर आपके किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू के लिए किसी एक मीडिया को आपने एक्सेस दे दिया, उनके लिए आपने कोऑर्डिनेट कर लिया, तो बाकी जो 2 या 3 मीडिया साथी होंगे ना, वो फिर आपके साथ कभी भी उनका व्यवहार उस तरह नहीं रहेगा जैसा पहले था। क्योंकि ये अगेन मैं आपको ये इनसाइडर एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्या होता है कि ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो मीडिया के जो साथी आपके 4 आए थे, उसमें बाकी 3 की बहुत गंदी क्लास लगती है उनके एडिटर के सामने कि तुम जब वहीं पर थे तो उसको इंटरव्यू मिला तो तुमको क्यों नहीं मिला। तो इसलिए आपको करना ये चाहिए कि अगर कोई कह रहा है, या तो आप सबको जो उनका सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का जो भी मीडिया इंचार्ज है उसको आप चारों से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, देखिए कि कौन क्या करता है। या अगर किसी ने खास तौर पे आपसे अलग से बात की है तो अलग बात है, फिर आप बाकियों को कह सकते हैं कि उनका ये अलग से आग्रह था। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई कार्यक्रम है जो आउट स्टेशन है और आपको लगता है कि आपको मीडिया विजिट करवाना चाहिए, मीडिया को लेके जाना चाहिए। लेकिन मीडिया को लेके जाने का मतलब है कि हर जिस मीडिया पर्सन को आप लेके जाएंगे, हो सकता है कि हर व्यक्ति पर आपको 15,000 20,000, अगर दूर का कुछ है उसमें एयर फेयर इंक्लूडेड है तो 22,000 25,000, क्योंकि होटल का भी खर्च होगा और सब कुछ होगा, तो हो सकता है। तो क्या करेंगे आपने ये जो समस्या है कि आपके 4 मीडिया हाउसेस से संबंध हैं, 2 को आप ले जाएं, 2 को छोड़ दें, तो आगे जब आप अपने दरवाजे पे कोई कार्यक्रम होगा और जब उन 2 को आप इनवाइट करने जाएंगे जिनको आपने बाहर के लिए छोड़ दिया था, तो वो बोलेंगे कि बाहर तो आप उन 2 को लेके गए, तो मेरे पास क्यों आए हो। तो उसका एक समाधान ये है कि ऐसे में जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत सीमित संसाधन है, तो आप किसी भी मीडिया को मत पकड़िए, आप केवल एजेंसी को पकड़िए। जैसे अपने देश में आज की डेट में तो एक पीटीआई एजेंसी है, प्रिंट के लिए है, हालांकि उनका विजुअल भी है, अब आ गया है, लेकिन विजुअल के लिए एएनआई है जो कि यूनिवर्सल है। और एक तरह से आप देखते होंगे, मतलब मैं यहाँ पॉडकास्ट में नाम ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि आप किसी भी टीवी पर देखेंगे तो नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपको फिर मैं छायावाद में बात करूँगा तो उससे बहुत फ़ायदा होगा नहीं। तो
किसी भी न्यूज़पेपर को आप उठाएंगे तो 90% कवरेज जो होता है वो पीटीआई का होता है। किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देखेंगे तो आपको वो सामने उसके जो माइक दिखता है वो एएनआई का 95% में दिखता है। तो आप उनमें से एक को आप लेके जा सकते हैं या दोनों को लेके जा सकते हैं। तो न्यूज़ एजेंसी से क्या होता है कि इन एजेंसीज की सर्विसेज बाकी सारे अखबार लेते हैं। जैसे पीटीआई की सर्विस देश के हर अखबार के पास है, वैसे ही एएनआई की सर्विस हर न्यूज़ चैनल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, तो जो वो वहाँ से करके आएंगे वो एक साथ आपके 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुँच जाएगा, जो कभी भी आप खुद से नहीं कर सकते थे। तो ये एक टिप है मेरी ओर से कि अगर आपको लगता है कि किसी एक को ही मैं मैनेज कर सकता हूं, तो आप एजेंसी को ले जाइए किसी एक न्यूज़पेपर या एक चैनल को ले जाने के मुकाबले। अगला सवाल इसी से जुड़ा है, आपने जो बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लेकिन थोड़ा अगर मैं इसको डिफरेंस में देखूं कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 90% ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे शहर को रिप्रेजेंट करती हैं, ग्रास रूट लेवल में काम कर रही हैं, उड़ीसा में, गुजरात में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में। यहाँ का मीडिया जो है वो अलग है और मेट्रो या बी सिटीज़ के मीडिया हाउसेस अलग हैं। तो जस्ट एक अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें कि दोनों जगहों में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। दो तरह का स्ट्रक्चर होता है मीडिया में रिपोर्टिंग का। एक तो जो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग बड़े जो शहर होते हैं जहां न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर कंपनियां, मीडिया कंपनियां जो हैं वो हायर करती हैं जिनको कि मंथली सैलरी देती हैं। लेकिन जो बहुत छोटी जगह हैं जहां से कि रोज़ खबर नहीं निकल के आती है, कभी महीने में 1 या 2 खबर आ गई, वहाँ के लिए मीडिया हाउसेस स्ट्रिंगर्स रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति जो होता है वो 3 या 4 मीडिया हाउसेस का स्ट्रिंगर होता है। तो वो क्या करता है कि अपनी खबर वो भेजता रहता है सारे मीडिया हाउसेस में, और उस खबर पे जो खबर छपती है या जो दिखती है उसके ड्यूरेशन या जो उसका आकार साइज होता है उसके आधार पर उसको पेमेंट होता है। तो जो आप अगर बहुत छोटे किसी ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हैं, कस्बे में काम कर रहे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, आपको पता करना चाहिए कि कौन व्यक्ति है वहाँ का जो स्ट्रिंगर है, जो कि 1 या 2 या 3 स्ट्रिंगर्स हो सकते हैं जो 5, 6, 7 अखबारों को रिप्रेजेंट करते हो। उनको आप देखिए और उनको आप खबरें दीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो उनकी खबर जाती है तो जो स्टाफर होता है उसको तो क्योंकि वो सैलरी पर है, वो जो भी उसको असाइनमेंट दिया जाता है तो वो जो भी खबर लेके आता है वो खबर चलती है लगभग। लेकिन जो स्ट्रिंगर्स होते हैं क्योंकि वो खबर जो चलेगी उसी के आधार पर उसको पैसे मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो 10 खबरें भेजता है तो कोई 1 या 2 खबर चलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खबर आप उसको दीजिए उसमें, जैसे शुरू में संतोष जी कह रहे थे कि वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो कि खबर वहाँ पर जो मुख्यालय में जाके और बिल्कुल उसका ध्यान आकर्षित करे एडिटर का और वो खबर लगे। बहुत अच्छा है। इसी में जल्दी से एक टच कर लेते हैं, सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आज के समय में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी यूज़ भी करने लगी हैं। स्पेशली अगर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम कहूँ तो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। उनमें भी कुछ टिप्स हैं क्या जो आप बताना चाहेंगे कि अगर सोशल मीडिया में आपको अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है या अचीवमेंट को पोस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए? कुछ 1-2 टिप्स अगर उसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, डूज़ हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया एक समुद्र है और समुद्र में अगर कोई हम एक ड्रॉप डाल रहे हैं, अपने हिस्से का एक बूंद डाल रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो कि वो नज़र के सामने कैसे आए और दूसरा जो नज़र के सामने आए तो वो कैसे सामने वाले का ध्यान आकर्षित करे। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इसलिए आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो लिखते हैं, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि उसको बहुत क्रिस्प रखना चाहिए। उसमें जो बात आपको कहनी है वो बिल्कुल सामने और शुरू में आ जाना चाहिए। और हैशटैग्स आप सब जानते होंगे, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनको हैशटैग आप में ज़रूर रखें। और इस तरह से जब आप करते हैं तो और एक सर्टेन पीरियोडिसिटी में उस चीज़ को आप सामने लेके आएँ। ऐसा नहीं सोशल मीडिया में होता है कि एक बार आपने कर दिया और भूल गए तो वो चीज़ नहीं आती है। उसको थोड़ा सा एंगल बदल के, थोड़े से कुछ शब्द बदल के, लेकिन उसको बार बार उसको हिट करें
उन्हीं हैशटैग्स के साथ, तो धीरे धीरे वो चीज़ें फैलेंगी। बहुत अच्छी बात है। इसमें सोशल मीडिया में जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही हैशटैग की, ऐसे ही हैशटैग के साथ साथ आजकल जो टैग करना होता है, हाँ बिल्कुल, हैशटैग और टैग, हाँ, इनफैक्ट जिसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री हैं या उस तरह के लोग हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी टैग कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप हैशटैग तो जब आप सर्च करते हैं तो आता है, जब आप टैग करते हैं तो उसके, जैसे अगर आप पीएमओ को टैग कर रहे हैं तो पीएमओ का जो भी व्यक्ति ट्विटर देखता होगा उसके सामने वो आपका ट्वीट जाएगा। अगर उसको लगता है कि इसमें महत्वपूर्ण है तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जाता है, और अगर जरूरत, आजकल तो मन की बात में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे उदाहरण प्रधानमंत्री लेके आते हैं, तो हो सकता है वो आपकी हाँ, हो बात सकता उठा है, ले। बिल्कुल हो सकता है कि आपकी कहानी जो है प्रधानमंत्री भी मन की बात में बता दें। बहुत अच्छी बात है। आजकल भुवन जी बहुत सारे एआई की चर्चा हो रही है और हर जगह एआई इन्वॉल्व हो रहा है, स्पेशली मीडिया में, मतलब क्योंकि मीडिया एक पूरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और आज के समय में वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसमें एआई की भूमिका का कुछ इससे रिलेशन, मतलब उपयोग हो सकता है क्या? वॉलंटरी सेक्टर भी इसको उपयोग कर सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे और जो एक किसी सवाल के जवाब में जो मैंने ये कहा कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एक बड़ी चीज़ है, तो एआई आपकी उस समस्या का समाधान है। एआई से आप प्रोफेशनल रिलीजेस तैयार कर सकते हैं, एआई से आप प्रोफेशनल वीडियोस तैयार कर सकते हैं, और आजकल तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी एआई में 0 से थोड़ा सा शायद ज़्यादा होगी या 0 ही मानिए, इसलिए मैं उसमें तकनीकी तौर पे तो आपको नहीं बता पाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जो चीज़ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल वो जो माल तैयार करके आप सामने दीजिए मीडिया में जो रेडी टू कंज्यूम हो, तो उसमें आपको एआई दोनों ही तरह से, प्रिंट के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बहुत मदद कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दो चीज़ें इसमें अभी रिसेंटली मैंने उपयोग किया तो मैं अपने अनुभव जोड़ दूं कि एआई में जितने बहुत सारे पॉजिटिव उसके बेनिफिट हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे अभी अगर आपके सिस्टम में सभी जगह, गूगल में तो है ही है एआई मेटा के थ्रू, लेकिन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें एक्सेल है, वर्ड है, सभी जगह पर उसमें एआई के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन, इवन सर्च में आप उसको इतना एआई की मदद से इतना फिल्टर कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें निकल के आती हैं। और कई बार अगर आप कुछ फ्रेम करना चाहें, जैसे एग्जांपल हम जिस चर्चा में हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रेस रिलीज़ लिख रहे हैं, तो प्रेस रिलीज़ को भी अगर आप उसमें डाल के वर्ड में डालेंगे और एआई की मदद से उसमें एक अच्छा आपको कंटेंट मिल सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से आप बहुत सारी चीज़ों को आसान, आपकी लाइफ आसान होगी, लेकिन हाँ उसमें जो उसका लिमिटेशन है कि उसको यूज़ आपको आना चाहिए कि कैसे उसको यूज़ करना है, देन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो आपने क्रेडिबिलिटी की बात करी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आज के समय में स्पेशली जहाँ पर भारत में कहते हैं कि ऑन पेपर 33 लाख ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं, तो 33 लाख ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड हैं उसमें बहुत सारे हैं, मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ फिगर, इसके अंदर सोसाइटी एक्ट के अंदर, ट्रस्ट एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर सभी तरह के आते हैं, और क्योंकि भारत में स्कूल और हॉस्पिटल भी इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और वो भी हैं, तो उनका भी काउंटिंग हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर 33 लाख में से सिर्फ 10% भी, 3 लाख भी अगर हम नंबर लेते हैं तो एक बड़ा नंबर है, और उनमें से लेकिन जब हम काम के लिए ढूंढते हैं तो 30,000 ऑर्गेनाइजेशन भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती हैं। आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलंटरी सेक्टर के अंदर कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे प्रूव करे, वो अपना काम कैसे दिखाए। तो आज का जो ये सत्र है उसमें एक सवाल उससे जुड़ा, इसी से जुड़ा है कि क्या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांडिंग को प्लान कर सकती हैं क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को और अपने काम को एज अ ब्रांड प्रस्तुत कर सकें और लोगों के सामने ला सकें।
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे ही हम ब्रांड की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग तो पहले ही कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, ये तो मल्टीनेशनल्स का काम है। लेकिन ब्रांड का थोड़ा सा मतलब अगर समझेंगे तो लगेगा कि ये काम उतना भी कठिन नहीं है। ब्रांड का मतलब केवल ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना है, दरअसल काम वही है। ब्रांड का मतलब ये है कि जो भी आपके मतलब के लोग हैं, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके पास आपकी विजिबिलिटी इतनी बढ़नी चाहिए कि जब उसको उस काम की याद आए तो साथ में आपका नाम आए। जैसे किसी एक टूथपेस्ट कंपनी ने अगर ब्रांड बिल्डिंग किया है तो उसका मतलब क्या है, उसने इतने एड्स दिए हैं आपके सामने कि जैसे आप टूथपेस्ट सोचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वो वाली खरीदता हूँ, कल ही तो देखा था उसका ऐड। तो ये ब्रांड है। अब आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकें, आप बड़े बड़े जगह ऐड दे सकें, और देना भी नहीं चाहिए अगर आप एनजीओ हैं तो, क्योंकि वहाँ पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं मतलब आप अपना कोर काम नहीं कर रहे हैं, तभी वहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं। तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो अपना काम कर रहे हैं उस काम को ही थोड़ा सा इवेंट आप बनाएं, और उस इवेंट में जो आपके काम के लोग हैं, जो मतलब के लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो मीडिया के लोग हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करें। आपको ब्रांड, अगर आप मान लीजिए कि बिहार के दुमका ज़िले के एक छोटे से गांव में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि केरल का व्यक्ति जाने कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन दुमका का जो भी गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है उसको जानना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, जो मीडिया वहाँ की है उसको जानना चाहिए काम कर रहे हैं। तो बार बार उससे आप इंटरेक्ट कीजिए, उसको एक अपना कैलेंडर बनाइए, एनुअल कैलेंडर बनाइए, जिसमें कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो बार बार आएँ, आपके काम को देखें। आप अपने काम को लेके उनके पास जाइए, अगर संभव हो तो वहाँ आपके जो बेनिफिशियरीज़ हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करके 4 पेज का न्यूज़लेटर निकालना शुरू कर दीजिए, जिसमें इन चीज़ों को आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, उनको आप उन जगहों पर पहुँचाइए, उनको आप ट्विटर पे, फेसबुक पे डालिए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो उसी से धीरे धीरे ब्रांड बनेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि ब्रांड बिल्डिंग इज़ नॉट अ थिंग ऑफ अ डे और अ वीक और अ मंथ। तो थोड़ा धैर्य से आप काम कीजिए, 6 महीने साल भर में आप देखेंगे कि आपका ब्रांड बनने लगेगा। बहुत अच्छी बात बताई भुवन जी आपने। एक दो चीज़ें इसमें और भी मैं जोड़ देता हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग में जो आपने कहा है वो एक तरीका है, दूसरा एक और भी चीज़ है, क्योंकि आप लोकल एरिया में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को या किसी ग्रुप को या कोई आप ऐसा भी इनोवेटिव काम अगर करते हैं और वो लोगों के सामने लाते हैं तो वो भी एक ब्रांड बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आप रोज़ का काम कर रहे हैं वो ब्रांड बने या ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक ब्रांड बने। आपके किए हुए काम में से कोई एक इनोवेटिव काम, कोई 2 ऐसे काम हो सकता है दुनिया में की नज़र में आए जो कोई कभी पहले नहीं किया गया हो। जैसे कई सारी लोकल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लोगों ने कई इनोवेटिव प्रोसेस बनाए हैं, कई इक्विपमेंट्स बनाए हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाए हैं जो किसानों को बहुत हेल्प करते हैं। कई डेयरी में कई हुए हैं, जैसे अमूल जब शुरू हुआ था तो अगर मैं कहूँ तो एक कोऑपरेटिव ही था। एक कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना बड़ा हुआ कि आज अमूल एक ब्रांड बन गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, आप जब हम बात करते हैं गौशाला की या प्राकृतिक खेती की या फिर हम चेक डैम की, हर क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक इनोवेटिव तरीके से काम करना स्टार्ट किया और वो तरीका एक मॉडल बन गया। तो ये भी एक ब्रांडिंग का तरीका है जिससे हम मॉडल अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने काम को मॉडल बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का है जिसमें क्योंकि मैं स्पेशली आपके लिए ये सवाल हमने रखा कि क्योंकि आप मीडिया जगत में आपने काम किया है और मीडिया इंडस्ट्री को समझते हैं और कॉरपोरेट में भी क्योंकि आप रहे और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो इन तीनों के जो इसका एक फ्यूज़न है और जो मिश्रण है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए आने वाले समय में के मतलब अगर मैं एक 5 साल का रोड मैप रख के देखूं तो आप कैसे अपने 5 साल में वॉलंटरी सेक्टर को कैसे देखते हैं आने वाले 5-10 सालों में? क्या क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी सेक्टर में एक चर्चा चल रही है कि डोनर्स कम हो रहे हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं, भारत में आर्थिक विकास हो रहा है, तो अभी वॉलंटरी सेक्टर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन एज ए एक्सपर्ट आपकी दृष्टि से आने वाले 5-10 सालों में वॉलंटरी सेक्टर कैसा दिखता है आपको? देखिए, मुझे क्या लगता है कि जिस तरह से पहले तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि डोनर्स कम हो रहे हैं या फंडिंग कम हो रही है।
हुआ क्या है कि निश्चित तौर पे जो ख़ास तौर से जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, 2014 के आने के बाद आप सबको पता ही है, मुझसे ज़्यादा पता होगा कि एनजीओ सेक्टर में जिस तरह के सुधार किए गए हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे बहुत सारे जेन्युइन लोगों को भी थोड़ी परेशानी हुई है। वो होती है जब इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेज और रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो। लेकिन अभी इसमें एक अवसर भी मैं ये देखता हूँ कि अगर जेन्युइनली आप काम कर रहे हैं तो पैसे की कमी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपना फोकस एरिया क्या रखना है। जैसे उदाहरण के लिए आपने क्योंकि 5 से 10 साल की बात कही है, तो क्लाइमेट चेंज अभी आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा एक इशू होने जा रहा है, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ ही विषय जो है वो एग्रीकल्चर का है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव क्लाइमेट चेंज का आने वाला है और सबसे ज़्यादा उससे आम आदमी प्रभावित होने वाले हैं। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में मुझे ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। मुझे लगता है कि जो एक उदाहरण ये क्लाइमेट चेंज का है और इसके अलावा इसके साथ ही जिस तरह से सरकार का फोकस अंत्योदय की ओर बढ़ा है, जिस तरह से सरकार का फोकस जो समाज के जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक सुविधाओं को पहुंचाने के मामले में हुआ है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हम देख रहे हैं किस तरह से पिछले 5-10 सालों में, मतलब 7-8 सालों में रिवॉल्यूशन हुआ है। तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है। बस आपको केवल ये करना है कि जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करना है, आपको अपना जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका एक उसको दर्ज ठीक से करके और ठीक से उसका प्रेजेंटेशन करना है और मौक़ों का फ़ायदा उठाना। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं इस बात को कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि आज के समय में अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है तो मैंने ये बात देखी भुवन जी, जो आपने सरकार को कोट करते हुए कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट्स और इस सरकार के एफर्ट्स 10 सालों में जो हुए हैं उसके कारण वॉलंटरी सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। बहुत कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हुए हैं। और मैंने खुद एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा है कि ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अभी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा किया है और अब उनके पास बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं जो कि किसी भी ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के लिए हैं। तो ये एक अच्छी बात आपने कही और वो इम्पॉर्टेंट भी है। अब मैं अपने नेक्स्ट राउंड जो है सेकंड फेज़, जिसमें रैपिड रिस्पांस राउंड हम इसको कहते हैं, क्विक रिस्पांस और मिनिमम वर्ड्स में रिस्पांस हम चाहते हैं कि आप इसमें बताइए। तो रैपिड रिस्पांस राउंड का पहला सवाल है, डज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म प्ले द गेम चेंजिंग रोल फॉर नॉन प्रॉफिट? Yes, I think it is so, and as we just discussed that if you use digital media judiciously and pinpointedly, it can be a game changer for you. Very nice. Next question is, which digital tools or platform would you recommend non-profit use to streamline their operation and outreach? That I think you will have to choose on the basis of your target audience. Like if you are targeting the government organizations, you will have to use Twitter more. If you are going to target the rural population, you should use Facebook. If you have to target younger generations, you will have to go to Instagram. So that depends. According to the target audience, Yes. you can use the platforms. Yes. इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि क्या डिजिटल मीडिया का उपयोग हम फंड रेजिंग में भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि फंड रेजिंग के लिए हमको बेसिकली जो डोनर्स हैं उन तक अपनी उन चीज़ों को पहुंचाना है जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो और वास्तव में हम जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो इस्टेब्लिश हो, और इन दोनों में ही डिजिटल मीडिया की भूमिका बहुत प्रमुख हो सकती है। What are the key challenges when adopting such strategies like mobilization of media? I think the biggest challenge is the proficiency and the kind of professional knowledge that we have been talking all along when you go to use AI or digital media or even the strategies when you create these strategies. So you will have to work to get that professional knowledge and efficiency to work on that. Very nice. एक लाइन में अगर आपको मीडिया स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना हो फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या कहेंगे? एक लाइन में 3 शब्द मैं कहूँगा कि फ्रेंडशिप, क्रेडिबिलिटी एंड फोकस।
सो रैपिड रिस्पांस राउंड में आपने बहुत ही क्विकली पांचों आंसर दिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट राउंड में हमारा एक क्वेश्चन आंसर राउंड है। इसमें भुवन जी हम लोग जैसे सब्जेक्ट जब डिसाइड करते हैं तो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को मेल करते हैं और उनके 10-15 दिन में सुझाव मांगते हैं, क्वेश्चंस मांगते हैं और उनमें से काफ़ी लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उनको कॉमन क्वेश्चंस को कंपाइल करके या सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस को हम लेते हैं। तो आज के इस ऑडियंस क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमने 4 क्वेश्चंस रखे हैं जिनको मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा और फिर आप उनके आंसर देंगे। तो पहला सवाल जो ऑडियंस क्वेश्चन में है वो हमारे सवाल पूछा है राइजिंग साइल ग्रुप है जो कि त्रिपुरा से हैं, अगरतला में ये रहते हैं। रणवीर जी, उनका सवाल है हाउ टू इंक्रीज नॉन प्रॉफिट्स विजिबिलिटी थ्रू डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया। I think we already have discussed this question in much detail, but just to sum it up again, you have to create your strategy based on what you do and how to document it in the most efficient way. And once you do it, then you have to focus on how on bringing it to notice to those media organizations. And you can use all sort of medium like we talked, press releases, events, digital media, and this way you can reach to these organizations. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आदर्श सेवा समिति है जो नई दिल्ली से ही है, उसकी जो फाउंडर हैं मीनू जी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है हाउ कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ कंटेंट टू रिजोनेट विद ऑडियंस अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म। ये इनफैक्ट हम लोगों ने इतनी गहन और विशद चर्चा की है कि ये सारी बातें आ ही गई हैं। तो आपको केवल उसमें ये करना है, आप कह रही हैं एक क्रॉस मीडिया, तो देखिए क्रॉस मीडिया तो कुछ होता नहीं है। आपको अपना टारगेट ऑडियंस पहले तय करना होगा और उसी के हिसाब से आपको अपना मीडिया तय करना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली के यूथ तक पहुँचना चाहती हैं हिंदी मीडियम में, तो देन आपको नवभारत टाइम्स लेना होगा। लेकिन अगर आप मुंबई के बिजनेस क्लास तक पहुँचना चाहती हैं तो फिर आपको वहाँ मिंट लेना होगा। तो ये आपको समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और उसी के हिसाब से आपको अपना, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प हो सकता है कि आपको लेना पड़े, वो आप देख सकते हैं। एक और सवाल है प्रयागराज से, नवज्योति संस्थान है, वहाँ से सवाल जो लिख के भेजा था उसको हमारी कलीग हर्षिता ने पूछा है आपसे। What are some cost-effective digital strategy that small and resource-limited non-profit can adopt? So digital media itself is a very cost-effective media, and you can use, if you want to reach your target audience through just written words, then of course you can use it going on digital media. And if you want to reach them via AV, so audio visual media, then you can use your mobile phones, and then you can just short videos, and then you can post those things on digital media. So I don't think when you go to use digital media, then cost is an issue. So this is the most cost effective medium. कॉस्ट तो है ही नहीं, मतलब कॉस्ट उसमें है नहीं, कर सकता है जब तक ब्रॉडबैंड आप पेड ना करें कैंपेन, तब तक तो कोई कॉस्ट नहीं है। आप जब पेड कैंपेन स्टार्ट करते हैं देन आपको पैसे लगाने होते हैं, अदरवाइज तो सब कुछ फ्री है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल हमारे ऑफिस में ही रमनीत हैं जो सोशल मीडिया ही देखती हैं और यूथ हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। My question is, can youth be the media influencing for non-profit sector? ये कैन का तो सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाएं तो आई थिंक मोर देन 75% मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर यंग यूथ। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने इस इलेक्शन से पहले एक इन्फ्लुएंसर्स की मीट की थी, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई शायद ही 30 इयर्स प्लस का कोई था। तो इसीलिए ये तो यस, सो द आंसर इज यस। हो सकता है। बहुत ही अच्छा, आपने इतने कम समय में इतने बड़े विषय को, और उसमें भी विषय के अंदर 3 बड़े वर्टिकल्स हमने टच किए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, और आपने बड़े अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया और बहुत डिटेल में सब्जेक्ट को रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा होगा और
जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था कि मीडिया एंड डिजिटल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशंस को नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स की सक्सेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, आई होप कि आप उनको देख पाए, समझ पाए। और मुझे मालूम है कि आप सबकी शिकायत है कि इतने कम समय में इतनी सारी बातें नहीं आ पाती हैं और हम आपको डायरेक्ट आपके साथ बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मिलते हैं तो हम अपनी इन बातों को भी वहाँ पर उठा सकते हैं। और आपके पास एक बहुत अच्छा साधन है कि मेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर हैं, आप लिखते रहिए, सुझाव भेजिए। अगर इनसे रिलेटेड आपका कुछ और सवाल है तो हम अब हमारे गेस्ट जो भुवन भास्कर जी हमारे साथ हैं, उनका मेल आईडी भी हम इसी यूट्यूब जो आपके सामने आएगा वीडियो, उसमें भी चैट बॉक्स में रखेंगे। आप उनको भी सीधे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आप इसी तरह से अपने सुझाव और जो विचार हैं वो हम सब के साथ साझा करते रहिए, हम सब जुड़े रहें और ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। और एक बार हम सब, क्योंकि 1 साल आज कंप्लीट किया है, 12 महीने हमारे 12 एपिसोड आए हैं, इन सब के लिए पुनः मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और स्पेशली आप सब की तरफ से हमारे आज के गेस्ट भुवन भास्कर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपना समय निकाला, आए और यहाँ पर हम सब के साथ चर्चा की। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और मुझे रिक्वेस्ट है कि हमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को आप अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के माध्यम से आगे भी इनपुट्स देते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका पुनः आभार और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मुझे ही धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे आपने इतनी बड़ी ऑडियंस से जो डेवलपमेंटल सेक्टर में इतना अच्छा काम कर रही है, उसके सामने आपने ये सारी बातें मुझे रखने का मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।